चलिए दोस्तों, आज 24 दिसंबर है और 24 दिसंबर की कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ ला रखे आपके लिए। सबसे पहले ये खबर आ रही है, यूएन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है वहाँ से खबर आ रही है। वहाँ फ्राइडे के दिन रेजुलेशन लाया गया था और ये रेजुलेशन गाजा के संबंध में था। तो ये जो रेजुलेशन है ये पास हो गया है। पहले ये रेजुलेशन का बैकग्राउंड देख लेते हैं। रेजुलेशन इसको मंडे को आना था, मंडे को ये पोस्टपोन करके वेडनेसडे को डेट इसकी रखी गई, फिर पोस्टपोन कर दिया इसको, फिर अब कल के दिन इसको फ्राइडे के दिन इसको रखा गया था सिक्योरिटी काउंसिल के सामने। तो लगभग ये तीसरी बार इसमें जब चर्चा की गई तब जाके इसको फ्राइडे के दिन इसमें सहमति बनी। और आखिरकार ये जो इतना देर क्यों लग रहा था हमको ये समझना ज़रूरी है। जब मंडे के समय ये रेजुलेशन लाया गया था तो उस समय इसमें सीज़ फायर की मांग की गई थी। उसके बाद अमेरिका ने आपत्ति दर्ज कराई, तो फिर जाके वेडनेसडे में अमेरिका ने सहमति दिखा दी। फिर आखिरकार इन्होंने फ्राइडे के दिन तय किया कि फ्राइडे के दिन हम ये यूएन के सामने रेजुलेशन पेश करेंगे। तो अब इसमें जो सीज़ फायर है उसका जो कंडीशन है वो हटा दी गई है। अब केवल ये जो रेजुलेशन है इसमें ह्यूमैनिटेरियन एड के बारे में रेजुलेशन ये लाया गया है। और इसमें कहने का मतलब ये है कि जो गाजा में इस समय जो ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज किस तरह से आने वाले समय में वहाँ पर भेजी जाएगी उसके ऊपर ये रेजुलेशन पास कर दिया गया। 15 मेंबर की सिक्योरिटी काउंसिल थी, उनमें से 2 मेंबर अब्सटेन रहे, एक यूएस और दूसरा रसिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रेजुलेशन बताया जा रहा है, क्योंकि अभी तक हमको देखने को मिल रहा था कि गाजा के ऊपर जितना रेजुलेशन आ रहे थे उसमें अमेरिका वीटो लगा रहा था। तो ये कह सकते हैं कि पहला ऐसा रेजुलेशन है गाजा के संबंध में जिसमें अमेरिका ने वीटो नहीं लगाया। अगर हम इसको रेजुलेशन को देखा जाए तो ये एक बहुत वाटर साइड मूवमेंट बताया जा रहा है, लेकिन इसके एक दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष इसका एक ब्लैक पक्ष है, एक ऐसा पक्ष है जो इस रेजुलेशन को बिल्कुल पावरलेस बना सकता है। पहली बात है कि जो ये सप्लाईज है वो सप्लाईज, पहली चीज़ है कि सप्लाईज आने तो कोई बड़ी बात नहीं है, गाजा के अंदर सप्लाईज पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस सप्लाईज को गाजा के विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचाना ही बड़ी बात है। क्योंकि अभी लड़ाई जहाँ पर जिस इलाकों में चल रही है नॉर्थ गाजा के इलाके में, वहाँ से पिछले जब से सप्लाई शुरू हुई थी 1 महीना हो गया है जब से राफा के रास्ते से सप्लाई गाजा के अंदर जानी शुरू हो गई है। लेकिन जो नॉर्थन गाजा वाला इलाका है वहाँ पर अभी तक सप्लाईज बिल्कुल नहीं जा पाई है। वजह क्या है कि इसराइल ने यहाँ पर लड़ाई कर रखी है, तो ये इसराइल की सेना ने सप्लाई नॉर्थ के इलाके में रोकी हुई थी। इसके अलावा जो खान यूनिस का इलाका है वहाँ पर भी अब लड़ाई शुरू होने के बाद अब जो सप्लाई है वो खान यूनिस में भी नहीं जा पा रही है। तो हो क्या रहा है कि जो अभी रफ़ा वाला अगर इलाके को हम छोड़ दें तो ये जो सप्लाईज है वो दूसरे गाजा के इलाकों तक नहीं पहुँच पा रही है। केवल जो रफ़ा का साउथ का इलाका लगता है गाजा का वहाँ तक ये सप्लाई पहुँच पा रही है। तो ये कैसे इसको ये जो लोग जहाँ पर फंसे हुए कैसे उनको ये सप्लाई पहुँचा जाए, ये अपने आप में बड़ी सवाल है। और जो यूएन के सिक्योरिटी जनरल है उन्होंने भी यही चीज़ कही है, एंटोनियो गुतेरेस। उन्होंने कहा है कि ये जो सप्लाई से इसको लोगों तक पहुँचाने से पहले हमको यहाँ पर सीज़ फायर करनी चाहिए, यानी लड़ाई को रोकनी चाहिए, तभी जाके जो सप्लाई से वो लोगों तक पहुँच सकती है। तो यहाँ पर जो रेजुलेशन है उसमें सीज़ फायर को तो उसके ऊपर कोई चर्चा हुई नहीं, क्योंकि अमेरिका ने उसमें पहले कह दिया था कि सीज़ फायर की अगर रेजुलेशन में लाया गया सीज़ फायर के बारे में तो हम वीटो लगा देंगे उसमें। तो इसी वजह से सीज़ फायर तो इस रेजुलेशन में हो नहीं पाया, उसका कुछ ना तो उसके ऊपर रेजुलेशन में कुछ कहा गया है ना उसके ऊपर कुछ सहमति अभी तक बनी है। भले ये रेजुलेशन इतना पावरफुल नहीं है और ये काफ़ी धुंधला है, इसमें कोई स्पष्ट भी नहीं है। जैसे स्पष्ट अभी तक ये नहीं है कि जो यूएन का व्यक्ति चुना जाएगा जो ये सप्लाईज की देख रेख करेगा, कि अगर उसमें उसके काम में अगर इसराइल बाधा डालने की कोशिश करेगा तो फिर क्या होगा, ये अभी तक क्लियर नहीं है। तो इस तरह से अभी बहुत धुंधला रेजुलेशन है ये, लेकिन इसको एक हम शुरुआत मान सकते हैं। और आने वाले दिनों में जैसे बातें चल रही है कि इस समय जो इजिप्ट है वहाँ पर अभी चर्चा चल रही है सीज़ फायर के मुद्दे पर। अभी जो इसराइल के लीडर भी गए थे वहाँ पर और हमास के लीडर भी गए थे, तो दोनों के बीच में अभी मीडिएशन कराने की कोशिश हो रही है। तो अगर ये सीज़ फायर हो जाता है तो फिर उसमें क्या है कि अगर सीज़ फायर हो जाएगा तो ये जो सप्लाई है वो लोगों तक पहुँच सकती है। दूसरी तरफ चलते हैं। अभी अगर हम इस रेजुलेशन के बारे में ही अब चर्चा करें तो ये जो रेजुलेशन था इसमें 13 देशों ने इसके पक्ष में वोट किया था और 2 देश अब्सटेन रहे थे। पहली चीज़ हमको ये देखनी पड़ेगी कि जब ये लड़ाई शुरू हुई थी अक्टूबर 7 का जो अटैक था उसमें जो
ब्रिटेन और फ्रांस की जो गवर्नमेंट का रिस्पांस था वो उन्होंने इसराइल का पूरा साथ निभाया था शुरुआत के समय में। लेकिन धीरे धीरे करके देखने को मिल रहा है कि अब जो ब्रिटेन और फ्रांस की जो सरकार है, अब वो उनका जो रवैया बदलने लग गया, वो यहाँ पर सीज फायर की मांग करने लगे। अभी क्या है कि कुछ दिन पहले ब्रिटेन और जर्मनी के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने साथ में एक लेटर लिखा था। उस लेटर में उन्होंने कहा था कि गाजा में सीज फायर लागू कर देनी चाहिए। और फ्रांस के जो विदेश मंत्री है, जब वो इसराइल में आए थे तो उन्होंने भी इसराइल में जाके ये एक बात कही थी कि अब हमको यहाँ पर लड़ाई को कुछ समय के लिए रोक देना चाहिए ताकि लोगों को सप्लाईज उनको पहुँचाया जाए और उनको सुरक्षित जगहों में पहुँचाया जाए। तो ये जो देश है, दो देश यूरोप में बड़े पावरफुल देश है, ब्रिटेन और फ्रांस, इन्होंने अब इनकी जो गवर्नमेंट का रवैया है वो सीज फायर की तरफ है। तो अगर हम अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका का रवैया अभी तक पहले जैसा ही है। वो पहले भी सीज फायर के खिलाफ था और अभी भी वो सीज फायर के खिलाफ है। और अगर देखा जाए तो अमेरिका आइसोलेट होता जा रहा है। इसराइल के चक्कर में उसे आइसोलेशन का सामना करना पड़ रहा है। इसराइल को प्रोटेक्शन देने में अमेरिका के जो पार्टनर्स देश हैं, यानी यूरोप में जो ज़्यादातर देश है अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन अब वो भी अमेरिका का साथ छोड़ते जा रहे हैं। जब रसिया ने इन्वेजन किया था यूक्रेन का, तो जो देश थे वो उनको अमेरिका ने यही कहा था कि जो यूक्रेन की राइट टू सेल्फ प्रोटेक्शन, यानी यूक्रेन का अपना प्रोटेक्शन के लिए यूक्रेन को ये लड़ाई, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, तो इसमें सबको यूक्रेन का साथ देना चाहिए। इसके अलावा अमेरिका ने तरह तरह की ह्यूमन राइट की बातें भी की थी, जैसे कि यूक्रेन में जब रसिया ने वहाँ के इलाकों में हमला किया, मिसाइल अटैक किया, तो ये ह्यूमन राइट वायलेशन किया था रसिया ने, तो इसको लेकर भी यूएस ने आवाज़ उठाई थी। इसके अलावा वार क्राइम जब रसिया द्वारा किया गया था तो उसके ऊपर भी जो यूएस है उसने आवाज़ उठाई थी। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि जो गाजा में यही चीज़ें जो रसिया ने यूक्रेन में की है, वही चीज़ें अब गाजा में इसराइल कर रहा है। लेकिन अब अमेरिका का रवैया उल्टा है। अब वो इसराइल को भी, वैसे तो अगर लॉजिकली देखा जाए तो इसराइल की भी कंडेमनेशन होनी चाहिए, क्योंकि इसराइल भी वार क्राइम कर रहा है गाजा के अंदर। इसराइल भी लोगों के घरों को तोड़ फोड़ कर रहा है, वहाँ पर लोगों को बेघर हो रहे हैं यहाँ पर गाजा के अंदर। तो इसराइल भी लोगों को परेशान कर रहा है, तो इसराइल की भी यहाँ पर आलोचना होनी चाहिए। लेकिन अमेरिका ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, वो इसराइल के साथ खड़ा हो रखा है। और तो ये अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड हमको देखने को मिल रहा है। उसका जो स्टैंडर्ड उसने रसिया के केस में अपनाया वो अलग स्टैंडर्ड था, और जो उसने दूसरा स्टैंडर्ड उसने इसराइल के ऊपर अपनाया वो अलग स्टैंडर्ड था। तो जो यूएस है उसके ऊपर यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड का आरोप लग रहा है। और ये जो खासतौर में जो ग्लोबल साउथ के देश है, जिसमें इंडिया, साउथ अफ्रीका, ग्लोबल साउथ के देशों को पता लग गया कि अमेरिका एक हिपोक्रेटिकल देश है और वो अपने बेनिफिट के बारे में वो सोचता है। उसको जो डेमोक्रेसी हो गई या फिर ह्यूमन राइट हो गई वो बात की बात है, पहले वो अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचता है। तो अमेरिका को इस समय उसके जो पार्टनर्स देश है वो भी छोड़ के जा रहे हैं। और साथ में जो ऐसे देश होते हैं जो न्यूट्रल रहते बने हुए, जो ग्लोबल साउथ में जो आते, वो भी अमेरिका की हिपोक्रेटिकल राजनीति को समझ चुके हैं। तो अमेरिका इस समय आइसोलेट हो चुका है काफ़ी ज़्यादा। और अब देखना पड़ेगा कि अमेरिका इसराइल को बचाने के लिए कितने हद तक जा सकता है।